क्वेश्चंस और ये हमारा सेट होने वाला है 11th। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी 10 सेट कंप्लीट कर लिया है इस सीरीज़ में। ठीक है, तो ये 11वां सीरीज का पहला क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट विल बी 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 10 ओम। तो मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बोला है कि पहले एक कॉपी लेके बैठ जाइए, 1 से लेकर के 50 तक उसको नंबरिंग करके लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले खुद से सॉल्व करके ए बी जो भी इसका आंसर होगा कॉपी में लिखना है, और बाद में टोटल करना है कि आप 50 में से कितने मार्क्स ला पाए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरुआत हो चुका है, कर लिया होगा आपने। तो देखिए ये दोनों, ये जो 10 ओम और 10 ओम दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है ये दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, दोनों अगर सीरीज़ में है तो क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे, 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जैसे ये 20 आया, ये इसके किस में आ जाएगा, पैरेलली में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा 20 हो जाएगा अभी, और ये भी 20 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब जैसे पैरेलल हो रहा है, ठीक है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 जो ये 20 आया पहले, ठीक है, 1/20 प्लस फिर 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग से निकाला है। ठीक है, पहले R1 प्लस R2 को जोड़ दिया है, उसके बाद 1/20 आ गया, तब 1/20 प्लस 1/20 किया है, तो ये R इक्विवेलेंट जो है ये 1/10 आएगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लोग को हो जाएगा 10। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला, Mendeleev's periodic table examined the relation between the atomic mass of elements and their physical and chemical properties, both chemical properties only, physical properties only, या फिर कलर। ठीक है, तो बोला गया कि मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक रिलेशनशिप निकाला था एटॉमिक मासेस, एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था और उनका जो उनका कौन सा चीज़ को वो दोनों रिलेशनशिप में लेकर के आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मेंडलीव्स जब रिसर्च कर रहे थे उस टाइम सिर्फ 63 नॉन एलिमेंट्स थे। ठीक है, अभी तो 118 है, तो उस टाइम क्या होता था कि सिर्फ 63 ही एलिमेंट्स थे जो कि नॉन थे। तो 63 एलिमेंट्स को लेकर के इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को सजाया था। ठीक है, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के भी इसको सजाया गया था। ठीक है, तो ये भी बोला गया था इनके द्वारा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो जिसका जिस तरह का एटॉमिक मासेस होगा उसी तरह का उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसी तरह का होगा, या उस तरह से चेंज होते रहेगा। ठीक है, द एटॉमिक, और एक बात पता है कि हम लोग मेंडलीव्स का पीरियोडिक नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं मोसले का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगला, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। और एक बात बताना मैं यहाँ पे भूल गया कि मेंडलीव्स ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, जबकि हम लोग जो मोसले वाला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अरेंज जो किया गया है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया गया है। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 नैनोमीटर, 37 पिकोमीटर, 17 पिकोमीटर या 57 पिकोमीटर। ठीक है, तो बोला गया कि हाइड्रोजन एटम का जो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 पिकोमीटर। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 37 × 10⁻⁻12 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर नैनोमीटर में बात करें तो नैनोमीटर में कितना होगा, 0.37 nm। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 37 पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर बोले तो 10⁻⁻12। At the highest point of the body thrown vertically upward, the acceleration is 0 meter per second acting upward, 9.8 meter per second acting downward, 0 meter per second का स्क्वायर acting downward, और 9.81 meter per second acting upward। क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है, तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसके बाद वो नीचे आने लगता है। ठीक
ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगेगा कि उस टाइम तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रहा है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाना चाहिए उस हिसाब से। अब यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे कि जीरो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा ही नहीं। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाता तो वो बॉडी जो है फ्लोट करता वहाँ पे, ठीक है, जबकि वो तो वापस आ जाता है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि ज़ीरो तो नहीं होने वाला है, ठीक है। भले ही वेलोसिटी या स्पीड जीरो हो जाता है, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी जीरो हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होता तो वो बॉडी जो है वहीं पे क्या हो जाता, स्टक करता, फ्लोट कर जाता, ठीक है। वो स्टक हो जाता और फ्लोट हो जाता, फ्लोट करते रहता वहीं पे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो गिर जाता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाए तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 9.81 ही होता है, उसको अपनी तरफ खींचते रहता है, ठीक है, भले ही वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 centimeter in front of concave mirror. The image formed by the mirror is at 60 centimeter in front of the concave mirror. What is the focal length of the mirror? माइनस 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, माइनस में माइनस 30 सेंटीमीटर, या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि मिरर किस तरह का कनकेव मिरर है। तो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसको देखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका मतलब यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, -20 होगा यू का वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये भी बोल रहा है कि इमेज जो बनेगा वो भी फ्रंट में ही बन रहा है 60 सेंटीमीटर में, तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में जो होता है वो नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ जो आएगा, ठीक है, उसको निकालना है। हम लोग जानते हैं कि मिरर फार्मूला जो होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो यहाँ से u का वैल्यू -20 बैठाएंगे और v का वैल्यू -60 बैठाएंगे, ठीक है। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -4/60, क्योंकि 1/f का वैल्यू -15 आ रहा है, लेकिन f का वैल्यू क्या हो जाएगा, -15। -15 साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मिरर इज़ कनकेव मिरर है, एज द फोकल पॉइंट लाइज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि फोकल लेंथ जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में ही होगा, ठीक है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। इन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, या स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड इज़ कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में स्टीडली मूव करता है, यानी उसका रेट जो है, स्पीड का जो रेट है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते। तो ये क्या होता है, ये जो है स्पीड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर बात करें हम लोग इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी देखा जाएगा। तो डायरेक्शन देखिएगा हर वक्त ना, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। मतलब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज होना, तो कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से माना जाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या स्पीड कांस्टेंट होगा, तो स्पीड कांस्टेंट होगा। ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 isotopes of oxygen, masses 16 unit 18 unit respectively. The proportion of these isotopes in the sample is 3:1. What is the average of atomic mass of oxygen in this sample 17.5 unit, 17 unit, 16 unit, या फिर 16.5 एटॉमिक मास यूनिट। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो इसका क्या कहना चाह रहा है कि ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स हैं जिसका मास है 16 यूनिट और 18 यूनिट। 18 यूनिट ये क्या है, यू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, उनका जो रेशियो दिया हुआ है सिंपल्स का 3:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो उसका मासेज है और उसका रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना,
और दोनों का समेशन करके डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो समझिए इसको, मास इनटू उसका जो रेशियो था उससे मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन कर देंगे दोनों को। ठीक है, तो 16 एटॉमिक मास यूनिट था इसका, क्योंकि 3 रेशियो में है तो 3 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से 18 एटॉमिक मास यूनिट था, इसको 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि 1 रेशियो में था, और दोनों का समेशन, रेशियो का समेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 66/4 यानी कि 16.5 आ जाएगा। ठीक है, concave mirrors are used in headlights of vehicle because they focus light from the bulb onto nearby vehicle, send parallel rays, fit well into the shape of the headlight, are cheaper than the other mirrors. ठीक है, पहले ये क्वेश्चंस पूछा जाता था कि जो है जो बैक या रियर व्यू मिरर होता है उसमें कन्वेक्स कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्यों यूज़ हो रहा है, सॉरी कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, ये पूछा जा रहा है कि क्यों यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात पूछ रहा है, हेडलाइट की बात पूछ रहा है। तो दोनों ही आपको याद रखना है कि हेडलाइट में जो मिरर यूज़ कर रहे हैं कनकेव, उसका क्या कारण है, और कन्वेक्स मिरर जो इसमें यूज़ कर रहे हैं रियर व्यू मिरर जिसको बोलते हैं, उसमें जो कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं उसका क्या, क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कनकेव तक ही रहते हैं। ठीक है, तो हेडलाइट में जो यूज़ किया जाता है, क्योंकि फोकस लाइट फ्रॉम द बल्ब ये वाला नहीं होगा क्या, सेंड पैरेलल रेज। ठीक है, तो सुनिएगा, जब लाइट को हम लोग फोकस पे डाल रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब, और मिरर किस तरह का है, कनकेव मिरर है, तो फोकस मिरर जब हम लोग सोर्स को फोकस पे रखते हैं तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक, जिसकी वजह से तो जो है एक पावरफुल कंसनट्रेटेड बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज दैट ट्रेवल्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस हेड टू इल्यूमिनेट द रोड क्लियरली। इसका मतलब जो पैरेलल रेज जो एक पावरफुल पैरेलल रेज जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, टकराने के बाद, जिसकी वजह से हम लोग को दूर तक रास्ता क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका कारण है सेंड पैरेलल रेज, क्योंकि हम लोग जो ये रख रहे हैं, लाइट सोर्स रख रहे हैं, वो फोकस पे रख रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस बोथ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट, मेटल्स या वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, प्रोड्यूस क्या करेगा, ठीक है, तो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है यानी सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ये किस तरह का रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिएक्टेंट है। ठीक है, तो सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम है, आपको याद कीजिए तो आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का। Which of the following does not change when a chemical reaction take place? Mass, physical properties, volume या chemical properties? कौन ऐसा चीज़ है जो कि चेंज नहीं होता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है? तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मास कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टर मतलब रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद मास जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, तो क्या होता है, mv²। ठीक है, हाफ mv² होता है। mv जो होता है ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, mg किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है, फोर्स का होता है ma। ठीक है, लाइम स्टोन, अभी हम लोग बात की, लाइम CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट स्लोली विथ डॉट डॉट इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड।
कर लिया होगा आपने। इस अभी हम लोगों ने 9 नंबर में क्वेश्चन में जो डिस्कस किया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, एयर में उस चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा और बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और बनता कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो नाम है वो क्या होता है? वो होता है स्लैग लाइम, ठीक है। स्लैग लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ नाम दिया हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट एंड वाटर, जो कि बोल रहे थे हम लोग CaCO3। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो नाम जाना है। एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैग लाइम, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसको लाइम स्टोन बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे, इसको क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन बोलते हैं, ठीक है। ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 12.5 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट विच इट वाज थ्रोन अप। तो बोला गया कि एक बॉल को हम लोग थ्रो किए, ठीक है, 12.5 सेकंड के बाद वो रिटर्न हो जाता है, तो बताइए उसका वेलोसिटी क्या था, ठीक है। हाँ, 61 मीटर पर सेकंड, 51 मीटर पर सेकंड, 65 मीटर पर सेकंड, या फिर क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 6.25, ठीक है। टाइम 6.25 क्यों लिए? यहाँ पे तो टाइम 12.5 दिया हुआ था। 6.25 का मतलब ये है कि उसको जब हम थ्रो किए, ठीक है, थ्रो किए, गया, फिर वापस आया, रिटर्न हुआ, तब जाके 12.5, यानी कि आने और जाने का दोनों डिस्टेंस हम मेज़र कर रहे हैं, वो होता है, वो कितने टाइम के बाद आया? 12.5। तो अगर सिर्फ जाने का पूछे बोले तो वो कितना होगा? 6.25 हो जाएगा, ठीक है। बाकी वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला वाला इक्वेशन है, v इक्वल टू u+at, वहाँ से लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? v तो 0 होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, u होगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी, वही निकालना है हम लोग को। और a के जगह पे g पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब हम लोग बॉल को थ्रो कर लें वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है, ठीक है। तो u बराबर gt हो जाएगा, और यहाँ पे g का वैल्यू अगर 9.8 पुट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 61 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन that relates the final and initial velocity of a free falling object with respect to time. S is equal to ut plus 2at square, v is equal to u plus half at square at, v minus u बराबर 80। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट रिलेशन है जो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ओनली सी। ओनली सी इसलिए होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, वो है v इक्वल टू u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी। देखिए यहाँ पे u प्लस एटी के जगह हाफ एटी कर दिया, तो ये तो गलत हो गया हमारा। उसी तरह से s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 280 स्क्वायर कर दिया, तो ये भी गलत। और एक फार्मूला जो होता है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इस केस में हम लोग अगर मान लेते हैं, ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे, है ही नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखिए पहला वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको अगर u को इस पार लेके आइएगा तो क्या होगा? v माइनस यू बराबर 80 हो जाएगा। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे है, तो एक ही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है, बाकी नहीं है, ठीक है।
बर्नौलीज इक्वेशन इज यूज्ड फॉर लेमिनार विस्कस फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, विस्कस फ्लो एट हाई स्पीड, टर्बुलेंट फ्लो। क्या होगा इसका आंसर? बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है डेंसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, और ये भी बोला गया कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड का मतलब जिस जो इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा, यानी फ्रिक्शनलेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलेगा? लेमिनार विस्कस फ्लो, विस्कस तो नहीं बोल रहा है, नॉन विस्कस होगा। ठीक है, हु इन्वेंटेड द जेट इंजन, जेट इंजन को किसने इन्वेंट किया था? एक्चुअली में जेट इंजन को करने वाले दो नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, रोजर बैकॉन, सर फ्रैंक वेटल, जेम्स वॉट और लेविस एडिशन वाटरमैन। ठीक है, तो दो नाम तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, एक ही नाम दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक विटल। ठीक है, तो एक और नाम कौन सा है? हैंस वॉन वोहेन। ठीक है, इन्होंने भी डेवलप किया था। ठीक है, तो इनका नाम भी, दोनों जो है को इन्वेंटर्स बोले जाते हैं, दोनों को साथ में लेकर के। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैच द यूनिट विद देयर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, एक तरफ यूनिट दिया हुआ है, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, टेस्ला दिया हुआ है, गॉस दिया हुआ है, वेबर दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, अब जो सीरियस बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है, उसको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा जो है यूनिट्स जो है याद नहीं रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड तो याद रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हैं वो याद रहते हैं, मैग्नेटिक से रिलेटेड याद नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, टेस्ला किसका यूनिट है, गॉस किसका यूनिट है, वेबर किसका यूनिट है, क्योंकि तीनों ही मैग्नेट से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड है, मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है, मैग्नेट से ही रिलेटेड है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है और इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ अगर जो ऊपर ऊपर पढ़ने वाले हैं उसको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का तो एम्पियर होता है, बाकी ये सब का पता नहीं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। अब इसमें और कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, तो दोनों ही का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि गॉस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है, जो कि CGS यूनिट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अब आ जाते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, गॉस का जो यूनिट कन्वर्जन था वो लोग देखें हम लोग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो टेस्ला हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ माने फील्ड का कितना ताकत है उसको मेज़र करेंगे गॉस से। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी कितना है वो टेस्ला से मेज़र करेंगे। ठीक है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। ठीक है, और एम्पियर जो है हम लोग का करंट का होता है, तो उस हिसाब से हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, टेस्ला का हो जाएगा हम लोग का 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, A का 2 है। उसके बाद बात करें गॉस का, तो गॉस का मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, मैग्नेटिक C का A है ना, अच्छा यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो हम लोग का जो टेस्ला वाला है, ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन है, सॉरी। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये मैचिंग है। ठीक है, तो A का 2 मैग्नेटिक इंडक्शन यानी टेस्ला का 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद गॉस की बात करें तो गॉस का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, और एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, इट्स एटॉमिक नंबर इज। तो बोला गया कि ऑक्सीजन जो है ये ज़रूरी है हमारे हर लाइफ फॉर्म्स के लिए, अर्थ में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 8। ठीक है, बात करें 10 किसका होता है? नियोन का होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम का जो होता है वो 12 होता है, और कार्बन का 6 है। इन एंशियंट इंडिया
saltpeter was used for fireworks. It is actually saltpeter एक्चुअली एक कॉमन नेम है, ठीक है, या इसका यूज़ करते थे हम लोग फायरवर्क्स में। ये एक्चुअली है क्या? सोडियम नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है या कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये जो सॉल्ट पीटर जो नाम दिया है इसका, या इंडियन सॉल्ट पीटर नाम दिया है क्योंकि इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा इसका डिपॉजिट है, ठीक है, इसलिए इसको इंडियन सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। तो इसका ना एक्चुअली क्या है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। इसका यूज़ करके हम लोग पहले के दिनों में, एंशियंट के दिनों में क्या किया जाता था, गन पाउडर यानी कि जो ब्लैक पाउडर भी बोलते थे उसको बनाया जाता था चारकोल और सल्फ़र के साथ मिक्स करके, ठीक है। यानी पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ़र और चारकोल के साथ मिक्स करके गन पाउडर बनाया जाता था, ठीक है। Which equation demonstrate that electricity, magnetism and light are all manifestation of the electromagnetic field? Ohm's equation, Laplace equation, Maxwell's equation या Kirchhoff's equation? इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है डेमोस्ट्रेट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट्स जो है ये तीनों ही मैनिफेस्टेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ही था जिन्होंने, मैक्सवेल का ही स्टेटमेंट है जिन्होंने ये कहा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक दूसरे का रिलेशन बताता, और इन्होंने इनका जो इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने यूनिफाइड किया था इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को एंड लाइट इनटू ए सिंगुलर, इसको तीनों को एक जगह लेकर के आया था, तीनों को सिंगल आइडेंटिटी बताया था जिसका नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। माइनॉरिटीज कैरीज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर फोटॉन्स? ठीक है, तो बोला गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरीज होते हैं या कैरियर जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हुआ यहाँ पे ऑप्शंस में होल्स नहीं दिए हुए थे, ठीक है। सुनिएगा, दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं हम लोग, एक तो पी टाइप और एक तो होता है एन टाइप, ठीक है। तो जब पी टाइप की बात करते हैं, ठीक है, आप जिस सीक्वेंस में याद रखना चाहें वैसे याद रख सकते, जैसे मैंने एन पहले एन को रखा है, बाद में पी को रखा है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है होल्स माइनॉरिटी में रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स रहते हैं, किसमें? एन टाइप में। और अगर पी टाइप की बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, पी टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स में हो जाएंगे और होल्स जो है मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो एक भी याद रख लेते तो जस्ट उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरीज कौन होगा? होल्स हो जाएगा, ठीक है। तो या तो पी टाइप वाला याद रख लीजिए एंड एन टाइप वाला याद रख लीजिए। तो मुझे एन टाइप वाला ही याद था कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी वाला जो कैरियर होता है एन टाइप में वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इलेक्ट्रॉन्स, और जो माइनॉरिटी जो होता है वो होता है होल्स। इफ़ वर्क डन by an elevator is 100 joule with a constant force of 200 Newton, the distance covered by the elevator 0.2 meter, 2 meter, 1 meter या 5 मीटर, ठीक है। तो बोला गया कि एलिवेटर के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है 1000 जूल, ठीक है, और फोर्स लगा रहे हैं हम 200 न्यूटन का। तो बोला गया कि डिस्टेंस एलिवेटर के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना होगा? तो हम लोग कर लिया होगा आपने। तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा आ जाएगा कितना? 5 मीटर। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, डिस्कस हाउ इम्प्योर सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कैन बी प्यूरिफाइड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन।
emphasizing the separation of pure crystals from impurity based on their solubility differences. क्या होगा इसका आंसर? क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज दैट डज नॉट result in pure substances. Crystallization cannot separate substances based on the solubility. Crystallization is an effective method to purify substances, producing crystals that are purer than original material. Crystallization is a chemical process that change the composition of the substance. क्या होगा इसका? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो सी वाटर से जो सॉल्ट को क्रिस्टल किया जाता है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये बोला गया कि जो वो इम्प्योर सॉल्ट जो सी वाटर से आया था उसको हम लोगों ने क्रिस्टल के द्वारा क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा प्योरीफाई किया है। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है एम्फेसाइज द सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल। तो एम्फेसाइज करने के लिए बोला है कि प्योर क्रिस्टल जो है वो जो कि पहले इम्प्योरिटी के साथ मिला हुआ था बाद में इम्प्योरिटी से छुटा हुआ कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पहले इसका आंसर समझ लेते हैं पहले इसको। ठीक है, आंसर क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन इज एन इफेक्टिव मेथड टू प्योरीफाई सब्सटेंसेस प्रोड्यूसिंग क्रिस्टल दैट आर प्योरर देन ओरिजिनल मटेरियल। ठीक है, अब इसको समझिए क्या होता है। प्योर क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं तो क्या होता है, इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इनटू हाईली रेगुलर रिजिड क्रिस्टलिटीज। तो जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलर और रिजिड क्रिस्टलिटीज में अरेंजमेंट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है फॉरेन जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको मतलब उसके साथ वो अटैच नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी उसके साथ मिल ही नहीं पाता, इसलिए ये क्या होगा, हाई इफिशिएंसी इट यील्ड्स द फाइनल सॉलिड सब्सटेंस दैट सिग्निफिकेंटली प्योरर देन द इनिशियल क्रूड रॉ मटेरियल। तो जो हम लोग सॉल्ट समुंदर से लिए थे उससे ज़्यादा ये प्योर हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव इज रियल इन्वर्टेड एंड विद the same size as object. The position of the object is kept at the focus, at the center of curvature, between the focus and the center of curvature, या far away from the center of curvature। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो बोला गया कि इमेज जो है कनकेव मिरर है, इमेज रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उतना ही इमेज का साइज है। तो बताइए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, माने ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसको कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट साइज, अगर ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाए इमेज के साइज के, तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने से ऐसा ही होता है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज। हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन to transfer a charge of 3 coulomb across 2 points having a potential difference of 10 volt। कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर आपको एक चार्ज जो है 3 कूलम का, उसको अगर दो पॉइंट्स के जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ये कह रहा है कि उस चार्ज को, ठीक है, उस चार्ज को जो हम लोग को ट्रांसफ़र करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही होता है हमारा वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल टू या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन वर्क डन। ठीक है, तो यहीं पे अगर इसको वर्क डन के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग Q इंटू वी हो जाएगा वर्क डन के बराबर। Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो निकल जाएगा वर्क डन। ठीक है, आंसर क्या होगा? 30 जूल, 10 या 30। is the change of location or position of an object with respect to time, force, momentum, motion, speed। क्या बोलेंगे इसको आंसर? ठीक है, तो जब कोई बॉडी जो है टाइम के अनुसार अपना जगह चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन में है वो बॉडी। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है मोशन का। अब फिगर शो ए चाइल्ड ब्लोइंग एयर with a straw near the opening of another straw which
has its other ends in a soft drink bottle. It was observed that the label of the soft drink in the straw rises up as soon as air is blown over its open end. Which one of the following best explain the reason for the rise in the level of the drink? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक आदमी है जो ये जो दिख रहा है कैप, एक बोतल है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, स्ट्रॉ लगाया है, ठीक है, और एक स्ट्रॉ अपने मुंह में लगाया है, उसको फूंक मार रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूंक मार रहा है। ये दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है, थोड़ा सा गैप में है। फिर भी आप ये आदमी जैसे ही इसमें फूंक मार रहा है तो यहाँ का पानी का लेवल जो है ये अपने आप ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ब्लोइंग ऑफ एयर डिक्रीज प्रेशर ओवर द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रॉ। मतलब ये है कि जैसे ही आप यहाँ से फूंक मारते हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर हुआ करता था, ठीक है, वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से, प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली पानी का फ्लो जो होगा वो इधर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है पानी का मूवमेंट नीचे से ऊपर की ओर आता है। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक का मेन कारण क्या है, इरोजन, डिनोडेशन, टेक्टोनिक फोर्सेज या वेदरिंग। ठीक है, तो अर्थक्वेक का जो मेन कॉज है वो है टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है, हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो जो है वहाँ पे हम लोग का जो पूरा अर्थ है वो एक्चुअली क्या है, टेक्टोनिक प्लेट से ही बना हुआ है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे में फंसा हुआ है, तो जैसे ही उसका मूवमेंट होता है तो एक दूसरे से वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, या कि ठीक है, जिसके फ्रिक्शन कॉजेज स्ट्रेस टू बिल्ड अप द फॉल्ट लाइंस, और ये ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, जो जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का ग्राउंड है वो शेक कर जाता है, हिल जाता है सिस्मिक वेव की वजह से। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, में से बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो बेस का स्ट्रेंथ यानी बेसिक स्ट्रेंथ, ये तीनों ही जो है ये बेसिस है। ठीक है, तीनों जो है बेसिस है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा उसको बाद में लिखना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 3 1। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहला वाला है एनिलीन, ठीक है, दूसरा वाला है पी टॉलिडीन, और तीसरा वाला है साइक्लोहेक्साइलामाइन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो है एनिलीन का, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस वाला फैक्टर आता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। उसके बाद होगा साइक्लोहेक्साइलामाइन। ठीक है, सबसे कम इन तीनों में से सबसे कम किसका होगा, पी टोलिडीन जो है ये वाला, इसका सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा। द वर्क डन बाई ए डॉट डॉट फोर्स पुशिंग ए डस्टर ऑन ए फ्रिक्शनल सरफेस ऑफ 0.5 मीटर इज 12.5 जूल। ठीक है, तो वर्क डन दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जो बोलिए। ठीक है, और ये पूछ रहा है आपका फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला या फिर वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, वर्क डन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है आपका मीटर यूनिट भी है। और अक्सर एग्ज़ाम्स में क्या करता है, हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में क्या देखते हैं, यूनिट भी नहीं देखते। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिएगा कि मीटर में है कि नहीं है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट करना रहेगा हम लोग को उस ऐसा यूनिट में। Why do scientists recommend painting the roof of building white in region experiencing high temperature and intense sunlight? क्या होगा इसका आंसर, white paints increase the structural integrity of building, white paints reflect sunlight reducing the need for air conditioning, white paints is cheaper and more durable under sunlight, white paints prevents birds from nesting on roof। क्या होगा, कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि साइंटिस्ट लोग रिकमेंड करता है कि हमारा जो छत है उसको वाइट पेंट करवाइए। क्यों ऐसा, मैंने सॉरी ये बोला है कि वो वाइट, हाँ, बिल्डिंग्स वाइट इन रीजन एक्सपीरियंसिंग हाई टेम्परेचर एंड इंटेंस सनलाइट।
तो बोला गया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा सनलाइट रोशनी पड़ती है उसको वाइट करवाइए, क्यों ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा, वाइट पेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको जो है गर्मी का एहसास कम होगा और एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर यहीं पे ब्लैक होता तो ब्लैक क्या होता है, जो सनलाइट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए गर्मी के दिनों में ब्लैक कपड़ा हम लोग को पहनने के लिए मना किया जाता है। विच ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी कंजर्व ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन या फोर्स एक्सर्टेड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जो है हम लोग को जो कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा जो कि कंजर्व होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंडिंग अ वेलोसिटी ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इज। ठीक है, बोला गया है कि एक ट्रेन है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड 0 है, उसके बाद वेलोसिटी जो पहुंच रहा है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इन 5 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो बोला गया कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 5 मिनट में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका देखिए क्या निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग a बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी कि v बराबर जो था u प्लस ए टी, वो वाला फार्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फार्मूला। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 90 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे मिनट में है, तो किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो इसको भी सेकंड बनाएंगे तो 5/60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा 25/300, यानी कि 1/12 मीटर आ जाएगा। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन जो आएगा 1/12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला है हम लोग को जो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ ए टी, ए का वैल्यू 1/12 आ चुका है हमारा, और टी के जगह पे 300 इसलिए क्योंकि 5 मिनट को अगर सेकंड में बदलिएगा तो वो 300 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3.75 आ जाएगा। ठीक है, द फॉर्मूला टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास for a system of two particles of masses m1 and f2 and x coordinate of x1 and x2 respectively is m1 x1 m2 x2 m1 x1 minus m2 x2 m1 x1 plus m2 x2 divided by x1 plus x2 m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। क्या होगा इसका आंसर? एक सिस्टम है जिसका 2 पार्टिकल है, जिसका 2 मास है। ठीक है, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x1 और x2 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर कैसे होगा कि मास और जो उसका कोऑर्डिनेट्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सम करेंगे, डिवाइडेड बटे मास का समेशन। ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। अगला क्वेश्चन, द राइट हैंड रूल ऑफ इंड्यूस करंट वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, फ्राइडेज, ऑस्टेड या एम्पियर? ठीक है, राइट हैंड रूल जो दिया गया था इंड्यूस करंट होने का, ठीक है, इंड्यूस करंट होने का जो राइट हैंड रूल का कंसेप्ट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग्स, है ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर बात करें ऑस्टेड की तो इन्होंने दिया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट। ठीक है, इन्होंने ही दिया था। ठीक, तो फ्लेमिंग राइट हैंड के रूल के अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का पता लगाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि हम लोग जो राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं क्या चीज़ का पता करने के लिए, फोर्स करने का पता करने के लिए या फिर आपका
डायरेक्शन ऑफ करंट का पता करने के लिए, तो हम लोग करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट का पता करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 60 kg, इट्स मास ऑन द अर्थ इज 120 kg, 600 kg, 360 kg या फिर 60 kg। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे 360 मार देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मून का जो मून पे जितना भी वेट होता है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ में 6 गुना होता है, तो मून में का वेट अगर 60 है तो अर्थ पे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 6 गुना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं देते कि मास पूछा है कि वेट पूछा है, क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। तो मास तो हर जगह सेम रहता है भाई साहब, तो मास तो सेम ही रहेगा। वेट पूछा तो 360 होता, लेकिन वेट नहीं पूछ रहा है वो आपसे, क्या पूछ रहा है, मास ही पूछ रहा है, तो मास सेम ही रहेगा। ठीक है, मास क्या होता है, वो इंटरनली होता है मास, वो किसी पे भी कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी, ओनली लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल का जो पार्ट होता है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको जो को वेक्टर क्वांटिटी है, मास है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है। हम लोगों ने पहले ही इसी सेट में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है, लेकिन स्पीड नहीं था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे एक आप अगर बोल रहे हैं कि बिकॉज इट मेजर द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, एक तो रेट मेजर कर रहा है कि कितने रेट पे वो पोजीशन चेंज कर रहा है, रिक्वायरिंग यू स्टेट बोथ हाउ फास्ट, मतलब कितने जल्दी से इट वाज मूविंग, एंड द डायरेक्शन इन विच ट्रेवलिंग, कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये भी आपको बतलाना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी के इसमें केस में। ठीक है, जैसे 60 माइल पर आवर बोले तो ये स्पीड है, लेकिन 60 माइल पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ बोल दिए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। Which of the following take place when water transform from liquid to gaseous phase? Size of particle changes, structure of particle changes, distance between the particle changes, the color of the particle changes। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, जब कोई भी लिक्विड जो है लिक्विड अगर ट्रांसफॉर्म होकर के गैस में बदल जाता है तो क्या उसका पार्टिकल का जो साइज है वो चेंज होगा, या स्ट्रक्चरल चेंज होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल चेंज होगा, या कलर चेंज होगा। क्या होगा इसका आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि सॉलिड में ना उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम और गैसेस में और कम। ठीक है, दूर दूर होते हैं। तो जैसे लिक्विड से गैसेस में मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि वाटर ही हो रहा है। ठीक है, वाटर ट्रांसफॉर्म हो रहा है लिक्विड से गैस तक। ठीक है, चाहे वो एवापोरेशन के द्वारा हो या वेपोराइजेशन के द्वारा हो। ठीक है, तो इसका जो थर्मल एनर्जी होता है वो इंक्रीज़ करता है। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका मूवमेंट फास्टर होगा। अब मूवमेंट जब फास्टर होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है, ठीक है, उनके बीच में भी काम कर रहा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्योंकि वो जो है मूव्स फास्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स का असर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उसके पास जो डिस्टेंस है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, व्हेन ए प्लास्टिक स्ट्रॉ इज रब्ड विथ पॉलीथीन द काइंड ऑफ चार्ज दैट प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या न्यूट्रल। ठीक है, बोला गया कि जब हम लोग प्लास्टिक स्ट्रो को पॉलीथीन से रब करते हैं प्लास्टिक स्ट्रो को, तो प्लास्टिक स्ट्रो पे किस तरह का चार्ज आता है, या फिर ये भी पूछ सकता था कि पॉलीथीन पे किस तरह का चार्ज आएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा प्लास्टिक स्ट्रॉ में। ठीक है, जब भी हम लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक के पास हायर एफिनिटी होता है। ठीक है, हायर एफिनिटी का मतलब ये होता है कि एफिनिटी का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब अपनी तरफ खींचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो प्लास्टिक स्ट्रॉ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और पॉलीथीन जो था वो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, तो याद रखना है प्लास्टिक हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन या कार्बन ब्लैक। कर लिया होगा आपने, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला है, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि हीट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा कार्बन के मैंने कार्बन के जो एलोट्रोप्स है सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्मोडाइनमिकली कौन है, तो वो हो जाएगा ये होगा ग्रेफाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग डायमंड मारते थे। देखिए डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड जरूर है, लेकिन वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल नहीं है ग्रेफाइट से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे जो है कंसेप्ट आता है इंथैल्पी का, उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रेफाइट जो है मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स बनता है कार्बन का। ठीक है, तो दिमाग में रखना है, इसमें नेगेटिव होने का चांसेस है। व्हाट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, जब किसी हाइट पे होता है, फ्री फॉल कर रहा होता है, तो उस पे जो जब मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रॉप करता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटते जाता है और काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ते जाता है क्योंकि उसमें कुछ वेलोसिटी आते जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 286, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये वाला, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस या क्लोरीन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, भले हम लोग प्रोटॉन को देखते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है। ठीक है, तो ये 8, 6, 14, 14 और 2, 16, 16 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो ये हो जाएगा सल्फर का, सॉरी हाँ सल्फर का। ठीक है, 8, 6, 14 और 2, 16, हाँ 16 जो है सल्फर का ही होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 8, याद रखना है। ठीक, और क्लोरीन का होता है 17। ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ... टाइम्स लार्जर एज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल टर्न। ठीक है, तो बोला गया कि एक सर्कुलर कॉइल है n टर्न्स का। ठीक है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अगर कोई सर्कुलर कॉइल था एक सिंगल टर्न का, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस में कितना ये करेगा, कितना टाइम्स ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सिंगल टर्न था तो सिंगल प्रोड्यूस होता मैग्नेटिक फील्ड, और n टर्न आ गया तो n टाइम्स हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, स्मॉल में n होगा। ठीक है, और एक चीज़ कि ये जो है ये लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए L लिखा गया है, और 2πr जो सर्कुलर वाला है उसके अकॉर्डिंग अगर सर्कुलर कॉइल इसकी बात करते हैं हम लोग तो वहाँ पे रेडियस काम में आएगा। ठीक है, ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ 2.5 kg इफ द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। क्या होगा इसका आंसर। ठीक है,
तो बोला गया कि एक बुलेट को फायर कर रहे हैं हम लोग, है ना, पिस्टल से, पिस्टल का वेट दिया हुआ है और बुलेट का भी वेट दिया हुआ है, ठीक है। बुलेट मतलब होता है गोली, बंदूक, बंदूक, बंदूक मतलब पिस्टल 2.5 kg, ठीक है। तो बोला गया कि अगर रिकॉयल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल दिया हुआ है, पिस्टल बोले तो वही बंदूक का, है ना, वो पीछे की तरफ जो मूवमेंट होता है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है, तो बुलेट का जो है वो गोली का जो ये है वेलोसिटी है वो कितना होगा। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो मोमेंटम इनिशियल जो ये था मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, ठीक है, माने बराबर होगा, ठीक है। तो क्योंकि इनिशियली क्या है, इनिशियली दोनों ही रेस्ट पे है, पिस्टल भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो हो गया। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ पिस्टल इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग इनिशियली इसको अगर इस पार्ट लेकर के आएंगे तो नेगेटिव ऑफ मास ऑफ पिस्टल और वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, अगर नेगेटिव साइन को ये कर देते हैं, नेगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि पिस्टल का जिधर मूवमेंट होगा उसके अपोजिट में बुलेट का होगा, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर मारते हैं हम लोग। तो मास ऑफ बुलेट दिया हुआ था 0.01 kg, ये देखिए यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ था, तो हम लोग को यूनिट का भी ध्यान रखना है, इसमें कन्वर्ट करना है kg में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे तो kg में ही दिया हुआ था और इसका स्पीड भी दिया हुआ था, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ था। तो ये यहाँ से हम लोग का वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकल जाएगा, ठीक है, ये निकलेगा 6 पॉइंट, है ना, हमारे 625 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व किए होंगे, उम्मीद करते हैं आप। इन साइंस ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर या फोर्स। साइंस में पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर या फिर फोर्स। तो पुश या पुल करने को क्या बोलते हैं, फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इतना जूल, 3.6 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁷ जूल या फिर 3.6 इंटू 10⁸ जूल। हम लोग जो यूनिट बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल यूनिट जो है वो किसके बराबर, कितने के बराबर होता है। तो 1 यूनिट जो होता है वो 1000 वाट इंटू 1 आवर के बराबर होता है। मतलब ये कि आप अगर 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलाएंगे तो जाके आपका 1 यूनिट बिल उठेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि ऐसा यूनिट आवर तो होता नहीं है, वो क्या होता है, सेकंड होता है। सेकंड में बदलेंगे इसको, वाट इंटू सेकंड करवाएंगे, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है, वाट सेकंड हो जाएगा। और वाट सेकंड क्या होता है, जूल के बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट जो होगा वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा, ठीक है। एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस रिजल्ट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन हीट फ्लो, फॉल इन टेम्परेचर, नो वर्क डन, क्या होगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, एडियाबेटिक कंप्रेशन से आइडियल गैस का एडियाबेटिक कंप्रेशन से क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब कैसे इंक्रीज करता है सुनिएगा, सुनिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज नो, देयर इज़ नो चेंज ऑफ हीट या एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। हीट का कोई भी आदान प्रदान कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं जिसमें ये रिलेशन है कि हीट बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये होता है। क्योंकि हीट का चेंज ही नहीं हो रहा तो ये जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा, या इंटरनल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कंप्रेशन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन है लिखा हुआ है, कंप्रेशन की बात करेंगे मतलब वर्क डन ऑन द गैस, यानी वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। जब हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं तो वर्क डन गैस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब वर्क डन नेगेटिव है तो वर्क क्या होगा, ये इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इनका रिलेशन ही यही कहला रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होगा, अब पॉजिटिव हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अब इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCV डेल टी, ठीक है, NCV डेल टी, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। तो इससे बोल सकते हैं हम लोग एडियाबेटिक कंप्रेशन से, जो कंप्रेशन के टाइम पे सबसे पहले तो एडियाबेटिक में
हीट का फ्लो होगा ही नहीं, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक, अब एडियाबेटिक प्रोसेस, जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो उसमें इंटरनल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, यानी अगर वर्क डन नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि NCV/dt इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, When an object is placed at the center of curvature in front of concave mirror, the characteristics of the image, हम लोग अभी आगे ही डिस्कस किए हैं। एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर रियल इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज एट इन्फिनिटी, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में डालते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज का जो साइज इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनेगा, कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का भी बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। हम लोगों ने अभी इसी सेट में ही डिस्कस किया इसको। If the speed of sound is 3 meter per second and the echo is returned in 3.5 second, the distance of the reflecting rock from the sound source is 595 मीटर, 1190 मीटर, 170 मीटर या 955 मीटर। क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है और उसको रिटर्न करने में 3.5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब देखिएगा जब भी कोई साउंड जाता है, जाते और वापस आने तब जाके हमको इको सुनाई देता है। तो ये जो टाइम दिया हुआ है 3.5 सेकंड, ये जाने का और आने का दोनों का है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस डबल दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ क्या है, डबल है, जाने का और आने का। ठीक है, तो स्पीड क्या है 340 और सेकंड की बात करें, टाइम की बात करें तो 3.5। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही टू टाइम ले लीजिए, जाने और आने का नहीं करके 3.5 डिवाइडेड बाई 2, या तो डिस्टेंस को डबल कर लीजिए या फिर टाइम को जो है आधा कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ से निकल जाएगा हमारा डी जो होगा 2D बराबर हो जाएगा 1190, तो एक डी बराबर, सिर्फ डी बराबर कितना हो जाएगा 595। बहुत ज़्यादा गलती ये होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में 1190 मार के आ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग डबल डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पे जो इको जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डबल डिस्टेंस का है। तो हम लोग को डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो भी आया है 1190, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 595 मीटर होगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आप काउंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सही हुए 50 में से। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आपने देखा। ठीक है, हम लोगों ने 11 सेट भी कंप्लीट कर लिया है और आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, नेक्स्ट प्लेलिस्ट है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।